तो हेलो भाई, नमस्कार। तो कैसे हो आप? लग तो इसे रहा अच्छे होंगे, ठीक है। और अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, जो भी काम है आप अपना दायित्व निभा रहे होंगे। और आज जो हम टॉपिक लाए वो 1857 की क्रांति है, जो हिस्ट्री का एक पार्ट है। ओके। और इसके साथ ही जो कमेंट लिखे गए थे या मुझे फ़ोन पे या कॉल पे मैसेज किए हुए थे कि आप 1857 की क्रांति के बारे में बता दीजिएगा थोड़ा, तो आज हम और तुम दोनों डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज इसी पे विवेचना पर चर्चा करेंगे। ओके। 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे, कैसा, क्यों आखिरकार 1857 की क्रांति को अंजाम दिया गया, इस क्रांति के होने के क्या कारण थे, आखिरकार क्यों ही क्रांति हुई। क्रांति तब होती है जब लोग शोषित होते हैं या लोगों का शोषण होता है, तब एक बड़ा समुदाय मिलजुल कर इकट्ठा होकर जो सरकार है जो आगे है उस पर कूच करते हैं, है ना, ठीक है। तो उसी पे आज हम मतलब 1857 की क्रांति के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पीडीएफ है, पीडीएफ से पहले हम थोड़ा सा मोटा मोटी हम खुद ही देख लेते हैं, फिर है ना, फिर चलेंगे इसके बारे में। ओके। तो ये अपना KMIQ का लोगो है, चिन्ह है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ भाई साहब, आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, लोगों को दिखाना, ताकि लोगों का भला हो सके, ठीक है। हमारा भला तो जग का भला। ओके। तो थोड़ा सा हम पहले इसमें 1857 क्रांति के बारे में हम थोड़ा सा पहले मतलब मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है। फिर हम इस PDF भी पढ़ लेंगे। ओके। तो ये लो, हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि कैसे 1857 की क्रांति हुई थी। पढ़ रहे 1857 की क्रांति। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति इसलिए हुई कि इसके 100 साल पहले यानी 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था। बंगाल में ऐसा कहा जाता है कि ये प्लासी का युद्ध के बाद लगभग मुगलों को हरा दिया गया, और अधिकतर जो मुगल है वो पहले ही हार चुके थे, और तो और जो सारी कसर बची थी प्लासी के युद्ध में निकल गई थी। हुआ क्या है कि जैसे ही प्लासी का युद्ध मुगल हारे, अंग्रेज़ों की प्रभुत्व स्थापित हुआ यहाँ पे, और अंग्रेज़ों ने यहाँ पे प्लासी के युद्ध के बारे में न केवल व्यापार की दृष्टि से उन्होंने भूमिका निभाई, बल्कि वो राजनीतिक दृष्टि से भी हस्तक्षेप करने लगे भारत में। फिर वो लोगों को शोषण करने लगे, ठीक है। तो ये 100 साल तक यानी 1757 से वो राजनीतिक तरीके से मतलब लगभग अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप कर लिया था। फिर वो 100 सालों तक देखो भारत को कहीं ना कहीं शोषण कर रहे थे, तो लोग काफ़ी पीड़ित हो चुके थे, है ना। तो इसके बहुत सारे कारण हैं 1857 की क्रांति के होने के कारण, है ना। तो हम देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या कारण रहे। तो पहला कारण है, हम देख लेते हैं कि पहला कारण है राजनीतिक कारण। भाई 1857 की क्रांति को क्यों अंजाम दिया गया, राजनीतिक कारण है। फिर हमें वो PDF में भी देख लेंगे, ठीक है। तो राजनीतिक कारण ऐसा रहा है कि जो डलहौजी की हड़प नीति है, राजनीतिक कारण। फिर देख लेते हैं, पहले हम कारण ही लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा फिर विवेचना कर लेंगे हम। ओके। सामाजिक और धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है सैनिक। जो सैनिकों का ज़्यादा शोषण हुआ, तो सैनिकों ने ही क्रांति की शुरुआत की थी, ठीक है। तो सैनिक कारण। हालांकि असैनिक तत्व भी इसमें शामिल थे, लेकिन जो शुरुआत की थी सैनिकों ने ही की थी क्रांति की। तो राजनीतिक कारण क्या थे? राजनीतिक कारण क्या थे कि 1856 में डलहौजी ने खूब राजाओं का शोषण किया। मतलब डलहौजी ने एक वो नियम लाया हड़प नीति की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। इसे विस्तारवादी नीति भी कहते हैं, ठीक है। हुआ क्या है कि इस हड़प नीति के तहत राजाओं की जो जमीनें थी, जो जागीरें थी, वो हड़पना चालू कर दिया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और राजाओं को खूब परेशान किया गया, और एक गोद निषेध प्रथा भी लाया है उसने। गोद निषेध यानी गोद नहीं ले सकते। बहुत सारे राजाओं के बेटा बेटी नहीं थे,
तो वो क्या करते थे कि राजा गोद ले लिया करते थे, तो वो फिर सम्राट बन जाते थे और अपनी जागीर अपनी रियासत को चला लेते थे। लेकिन डलहौजी ने क्या नियम निकाला, जो अंग्रेज अधिकारी था उसने क्या किया, आज के बाद भाई रे गोद लेबो मना है, ठीक है, गोद लेबो, आज के बाद में गोद ले लियो ना तो मेरे से बुरो कोई को नहीं बोलो, ठीक है। तो ये गोद निषेध प्रथा बंद कर दी इसने, गोद प्रथा निषेध कर दी। तो बहुत सारे जैसे 1848 को उसने हड़प नीति के तहत कब्जे में ले लिया। और फिर 17 झांसी, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर, ऐसे है ना, ऐसे बहुत सारी रियासत थी जिसने अंग्रेजों ने हड़प लिया और गोद निषेध प्रथा भी इन लोगों ने बंद कर दी। ओके, फिर रहे सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक कारण ये से रहे कि ये तो रहे राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण और भी है, लेकिन जो एक्चुअल जो राजनीतिक कारण थे वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सामाजिक धार्मिक कारण क्या थे कि सती प्रथा जो 1829 में रोक लगा दी थी राजा राममोहन राय एक धार्मिक सुधार वाले नेता हुए, तो उसके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। पहले क्या होता है कि अपने लोग देखो 1829 की बात है, आज तक मतलब शायद 1904 हमारे शिखर तक सती प्रथा होती थी। लेकिन बी टाइम पर देखो, बी टाइम पर सती प्रथा मतलब सती प्रथा ही, लेकिन एक अंग्रेज का एक रोक लगा दी पर, है ना, अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी, ठीक है। तो उसके कारण लोग इस पे मतलब परेशान थे कि हमारी प्रथा पर क्यों रोक लगा रहे हैं अंग्रेज। और तो और ये ईसाईकरण कर रहे थे, मतलब अपने लोगों ने सोचा कि ये जो अपने धर्म में है सती प्रथा, ये बंद करके ये लोग अपने को ईसाई बना देंगे। तो भाई जब बात धर्म पे आती है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है काम, ठीक है। तो लोग भड़क जाते हैं धर्म के नाम पर, तो वैसे ही भड़क जाते हैं, आज के दिन ही भड़क जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये कारण रहा सती प्रथा, इन्होंने रोक लगाती। एक विधवा पुनर्विवाह, 1853 में, 56 में शायद, सॉरी 56 में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह चालू किया गया। अब तक ये विधवा पुनर्विवाह टिल टुडे शायद आज भी नहीं होता है। विधवा होती तो वो विधवा ही रहती, फिर उसका ब्याह शादी दोबारा को नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके कारण भी लोग बहुत निराश थे कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, अंग्रेजों ने तो ये बोला, लेकिन हमारी प्रथा में ऐसा नहीं था, ठीक है, इसलिए भी लोग नाराज थे। और तो और सबसे मेन मोटा इसका सामाजिक और धार्मिक कारण का यह रहा है कि ये धर्म से संबंधित, यानी हम लोगों को ईसाई बना रहे थे। लंदन से या इंग्लैंड से लोगों को बुला रहे थे और किताबें बांट रहे थे ईसाइयों की, भाई ईसाई बनो, ये आपका धर्म है ऐसा है वैसा है, आपका हिंदू धर्म और मुसलमान, यानी राम और रहीम दोनों धर्मों का क्या बना रहे थे, मजाक बना रहे थे। और जब बात धर्म की आती तो लोग वैसे बढ़ जाते, इसलिए अंग्रेजों से वैसे निराश थे। और आर्थिक कारण तो सबको पता है, आपको भी पता होगा। आर्थिक कारण में पैसों के मतलब भू राजस्व बढ़ा दिया करते थे, कर लगा दिया करते थे, किसानों से मतलब बहुत मात्रा में टैक्स ले लिया करते थे और राजाओं की जागीरें छीन लिया करते थे, इसलिए अंग्रेजों से हम परेशान थे, ये कारण है। लेकिन 1857 की क्रांति होने का मोटा सबसे कारण है, हम मानते कि सैनिक कारण, यानी तात्कालिक कारण मानते हैं सैनिक कारण। वह क्या था कि डाक सेवा बंद कर दी उन लोगों ने, सैनिकों की डाक सेवा बंद कर दी थी ना। अब फौजी घर चिट्ठी कौन भेज सके, ठीक है। तो डाक सेवा बंद के कारण सैनिक बहुत बढ़ गया। और तो और ये मतलब अपने सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों के सामने सैल्यूट करना पड़ता था, ठीक है। और ये जो अपने सैनिक है जो जैसे बाहर ड्यूटी लगाते, जैसे दुर्गम स्थानों पर, जैसे जम्मू कश्मीर में इनकी ड्यूटी लगा देते तो भत्ता ज़्यादा मिलता है, लेकिन वो अपने सैनिकों को वो भी नहीं देते थे ये। और अपने की रैंक सिर्फ सूबेदार तक थी, भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सूबेदार बन सकते हो, ठीक है। वो एक मोटिव रहा, चाहे कितना ही बड़ा अच्छा सैनिक हो, वो केवल सूबेदार तक की पोस्ट तक ही जा सकता था, तो ये भी कारण रहा। डाक सेवा कारण रहा,
सूबेदार के कारण सैल्यूट, ऐसे बहुत सारे अपने सैनिकों को नीचा दिखाना, मतलब अंग्रेज सैनिक कुछ गलती कर दे तो उसको माफ़ कर देना, अपने सैनिकों को सजा दे देना, ऐसा मोटिव का कारण रहा। लेकिन जब क्रांति भड़की तो एक क्षेत्र में भड़की ज़्यादा, सैनिक ने की थी। एक स्थान था बैरकपुर, बैरकपुर छावनी के, बैरकपुर छावनी जो वेस्ट बंगाल में, बंगाल से स्टार्ट हुई थी क्रांति। बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे, मैं बता रहा था कि देखो यहाँ बता रहा था कि एक तो ये डाक से वाला कारण रह गया कि सूबेदार वाली वो पोस्ट मैंने बता दी थी, और मेन कारण था कि ये जो बंदूक थी पहले वो ब्राउन बेस बंदूक थी, लेकिन अब अंग्रेज नई बंदूक लाए थे, लंदन से मंगाए थे और यहाँ पे लाए थे वो अपने भारत में, वो एनफील्ड राइफल्स, जिसमें क्या था कि बंदूक में मतलब बंदूक होती थी, बंदूक तो अलग होती थी, और गोली में बारूद, और बारूद में ही गोली होती थी, और उसके पास उसमें मॉइस्चर ना लगे तो उसके बाहर चर्बी, यानी गाय और सुअर की जो चर्बी है उसको मतलब उसमें ढकी रहती थी वो, फिर वो लोड करनी होती थी। ठीक है, तो वह क्या है कि जो गाय है वो हिंदुओं को पवित्र मानते हैं। गाय को मांस आपा कौन खावा, गाय को मतलब हम पवित्र मानते हैं। और सुअर को मुसलमान यानी मुसलमान के मांस, वो मांस नहीं खाते, अपवित्र मानते इसे। तो वो चर्बी क्या थी कि उसको दांतों से काट कर फिर लोड करना होता था, तो इससे क्या होता है कि धर्म भ्रष्ट होता था। तो ये भी कारण रहा है ना। तो हमें ये देखो आगे पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये हुआ क्या था कि जो बंदूक थी एनफील्ड राइफल, यानी चर्बी वाले कारतूस से चर्बी वाले कारतूस के कारण ये ज़्यादातर इस सैनिक ने ये मतलब जंग छेड़ दी थी। ठीक है, तो हुआ क्या है कि ये मंगल पांडे यानी पंडित है। तो हम जो फिल्म देखते हैं वो आमिर खान वाली फिल्म है ना, तो उसमें जब मंगल पांडे वो नहा धो के आते हैं तो वो एक सामने से वो आता है, मतलब जो झाड़ू लगाने वाला, उस मूवी में दिखाते हैं कि फिर वो धर्म भ्रष्ट की बात करता है उससे कि आपका तो पांडे जी धर्म भ्रष्ट हो गया, आप तो सैनिक होके भी मतलब पंडित होके भी आप लोग तो चर्बी मतलब बहुत मतलब चर्बी वाले जो कारतूस है उसका यूज करते हो। हाँ, तो इस कारण इस भाई जी को आया गुस्सा, तो इसने एक तो था लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर वीरसेन, इन दोनों को गोली मार देता है ये भाई जी मंगल पांडे। ठीक है, और ये बात है 29 मार्च 1857 की। मंगल पांडे को गिरफ्तार किया जाता है इन दोनों को अंग्रेज को मारने के बाद, और 8 अप्रैल 1857 को भाई साहब को फांसी पर लटका दिया जाता है। उस मूवी में भी हम ऐसे ही देखते। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर क्या हुआ कि ये बात तो लगभग दब चुकी थी, लेकिन ये मंगल पांडे वाली बात तो लगभग धीरे पड़ रही थी, लेकिन इसका लोगों पर तो असर कम हुआ, लेकिन छावनियों पर, एक दूसरी छावनी पर असर पड़ा। जैसे एक तो दूसरी छावनी थी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री और एक थी LAC। इन दोनों ने फिर 10 मई 1857 को विधिवत क्रांति कर दी थी। ठीक है, ये मेरिट छावनी के लोग हैं। हम आगे भी पढ़ेंगे, पीडी में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ना जल्दी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि सैनिकों ने क्रांति कर दी थी। सैनिकों ने क्रांति करके अंग्रेजों पे जो जितनी भी छावनी भी उसमें कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों को खूब दौड़ा कर मारा पीटा इन लोगों ने। फिर ये लोग क्या सोचे यार अपना नेतृत्व कौन करे, तो ये लोग मेरठ से दिल्ली चले गए, जहाँ पे 11 मई को ये दिल्ली चले गए, और 12 मई को इन लोगों ने बहादुर शाह जफर को जबरदस्ती नेता घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर को जबरदस्ती नेता घोषित कर दिया। ठीक है, और बहादुर शाह जफर 80 साल का बूढ़ा था, लेकिन इसके सेनापति बख्त खान ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। तो
तो इस क्रांति का भी विस्तार होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसका विस्तार के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ओके, ये लो, विस्तार के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा भाई, कहाँ कहाँ पे क्रांति हुई, स्थान, और किस किस ने अंग्रेज अधिकार दबाया और किस किस ने लीड किया, ठीक है। और देख लेते हैं स्थान, यहाँ पे नेता लिखता है, नेता, अरे अंग्रेज अधिकारी, यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी। स्थान था दिल्ली, दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर तो इसको तो जबरदस्ती बंदूक की नोक पे इन लोगों ने मतलब नेतृत्व करवाया था, ठीक है। ये तो बोल रहा था कि यार मेरी पेंशन बंद हो जाएगी, लेकिन फिर भी मतलब ये भी सोच रहा था कि ये भी सुनहरे सपनों में खो गया कि ये शायद क्रांति हो जाए और अंग्रेज़ों का जो शासन है वो चला जाए, काश मुगलों का सम्राट, मुगल बादशाह का दोबारा शासन आ जाए, ठीक है। तो ये भी सोच रहा था, पर ऐसा हुआ नहीं है ना। तो इसका जो अंग्रेज इसको क्रांति को दबाया था निकलसन और हडसन ने। निकलसन तो वही गहरे में मारा जाता है, फिर हडसन इसका नेतृत्व करता है। हडसन को गुस्सा आता है, तो बहादुर शाह जफर के ये क्रांति तो लगभग दब जाती है, हडसन लोगों ने दबा देते हैं। फिर इसका जो परिवार है बहादुर शाह जफर का, डर के मारे हुमायूं के मकबरे में जाके छिप जाता है। फिर इसके बेटे, दोनों बेटों को हडसन द्वारा गोली से उड़ा दिया जाता है और इस भाई साहब को पकड़ के 1862 पकड़ के रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह जफर उर्दू कवि है, तो इसने बोला कि ये बहादुर शाह जफर कितना बदनसीब है, इसको अपने इंडिया में, अपने भारत में 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली दफन के लिए, है ना। एक तो इसका टॉम्ब है बाहर है रंगून में, एक बाबर का है अकबरनामा, बाबर का, हाँ यार, बाबर का टॉम्ब है, अकबरनामा में है ना बाबर का टॉम्ब। एक तो इसका है और जहांगीर का है बाहर, एक जहांगीर का है लाहौर में। बाबर का 2 बार दफनाया गया, लास्ट में इसको काबुल दफनाया गया, ठीक है। फिर दिल्ली में इसका नेतृत्व किया, इसने नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर ने, और क्रांति को दबाया था निकलसन और हडसन ने, ठीक है। इसको रब को लेते हैं। फिर एक जगह और है, लखनऊ, एक स्थानीय है। लखनऊ की राजधानी हुआ करती थी पहले अवध। लखनऊ गोमती नदी किनारे हमने पढ़ा था पहले। और इसका नेतृत्व कर रहे थे बेगम हजरत महल, जिसे महक परी भी कहा जाता है। गाने वाने लिखती है, संगीत सुनती है, करती है, तो महकपरी कहते हैं इसे। ये अपने बेटे विजिस कादिर के लिए संघर्ष कर रही है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, इनका भी अपना इंटरेस्ट है, लेकिन जो भी हो, हाँ हमारे लिए लड़ रहे तो है अंग्रेजों से, ठीक है। और इसका क्रांति का जो इसने क्रांति को दबाया था, कैंपबेल ने दबाया था। कैंपबेल ने इसको दबाया था। सारी लगभग क्रांति कैंपबेल ही दबाता है, ठीक है। और हुआ क्या था कि बेगम हजरत महल के पति वाजिद अली शाह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में इनके कोई बेटा नहीं होता है। हमने पढ़ा था ना, वो गोद निषेध वाली उन लोगों ने बंद कर दी थी अंग्रेजों ने। तो ये विजिस कादिर को वो बनाना चाहती है सम्राट, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। कैंपबेल ने इस क्रांति को दबा दिया था। और फिर बेगम हजरत महल तो यहाँ से भागकर नेपाल चली जाती है। आगे की इसके बारे में पता नहीं कहाँ जाती है फिर, ठीक है। और 2 स्थान हो गए। तीसरा कानपुर में भी क्रांति होती है। ये होती है बस उत्तर भारत में, निचला भारत इससे छूता रहता है। जैसे दक्षिण भारत में क्रांति नहीं होती, ऊपर में जैसे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उन इलाकों में भी क्रांति नहीं होती। अगर सब में सारे टोटल भारत में क्रांति होती तो हम 1857 को ही आज़ाद हो जाते, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। ओके,
तो कानपुर में क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब, जिसे धुंधु पंथ के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक सहयोगी था तात्या टोपे, जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। इसको भी कैंपबेल ही दबाता है क्रांति को। यह लोग कैंपबेल आसानी से दबा देते थे, क्योंकि कैंपबेल एक योग्य सेनापति है और इनके पास आधुनिक हथियार है। अपने वाले मतलब भाला और तलवारों से लड़ रहे, ये लोग तोप और बंदूकों से लड़ रहे, तो आसानी से इसको क्रांति को दबा देते। ठीक है, तो हुआ क्या कि नाना साहब ने इसलिए क्रांति की थी कानपुर में, क्योंकि इसका जो पिताजी था बाजीराव सेकंड, वो अंतिम मुगल नाना साहब वो अंतिम मराठा वो था जो पेंशन पे जी रहा था, यानी पेशवा था, अंतिम पेशवा था इसका पिताजी, अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में ये लोग अंग्रेज हराते और हराने के बाद पेशवा की जो पदवी है वो समाप्त कर देते। पेशवा की आज के बाद कोई पेशवा नहीं होगा, और लास्ट पेंशन केवल बाजीराव सेकंड तक को देते। इसको हराने के बाद में ये अंग्रेज बोलते हैं कि आज के बाद हम जो मराठा है वो उसको मानते नहीं है, पेशवा है जो भी है हम मानते नहीं है। ठीक है, फिर ये कानपुर चला जाता है, बिठौर में, जहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन नाना साहब अब जो अजीमुल्ला है उसको लंदन भेजता है अपनी पेंशन के लिए, लेकिन अंग्रेज अधिकारी उसकी बात नहीं सुनते हैं। तो नाना साहब बोलते हैं कि मैं क्रांति कर दूंगा, मुझे पेंशन नहीं मिली तो मैं पेशवा हूँ। उसने बोला था कि पेशवा तेरा पिताजी थे। ठीक है, पेशवा तेरे पहले तेरे पिताजी थे, उसको हमने हरा दिया, अब तू पेशवा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसने बोला कि मैं क्रांति कर दूंगा, तो ये क्रांति कर देता है, फिर कैंपबेल इसको दबा देता है। ठीक है, ये हो गया। फिर और भी क्रांतियाँ होती है ना, वो हम इसमें देख लेंगे पीडीएफ में। ओके, फिर इसके जो असफलता के कारण है, वो तो असफलता के कारण ये रहे थे कि ये क्रांति समय से पहले स्टार्ट हो गई थी। एक तो होनी थी 31 मई को, लेकिन ये 10 मई को ही स्टार्ट हो जाती है। एक ये कारण अपने पास एक योग्य सेनापति नहीं है, अखिल नेताओं की कमी है, लीडरशिप की कमी थी अपने पास। बहादुर शाह जफर जैसे लोग थे, लेकिन ये खुद अंग्रेजों के पेंशन पे जी रहे थे, बूढ़े लोग थे ना, तो ये कोई दमदार नेता नहीं मिला इनको। क्रांति पहले से शुरू हो गई थी और हमारे पास अच्छे हथियार नहीं थे। इसके बहुत से असफलता के कारण है। परिणाम यह हुआ कि इसका परिणाम निकल के सामने आता है कि जो ईस्ट इंडिया अब अपने पर रूल कर रही थी, जो ब्रिटिश सरकार को पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लोगों का शोषण कर रही है, इसीलिए तो 1857 क्रांति हो रही है। तो ब्रिटिश सम्राट है जो महारानी विक्टोरिया, उन्होंने पैगाम निकाला कि आज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगी। फिर वो जो सारा नेतृत्व है वो अपने हाथ में ले लेती है, और जो भी चीज़ें जो जैसे लार्ड डलहौजी की हड़प नीति है वो बंद कर देती है। ठीक है, और जो भी इसके परिणाम निकल कर सामने आए, जो भारत सचिव का पद है वो मिलता है हमें, और भी इसके परिणाम निकल कर सामने आते हैं ना। अब जो रूल करेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी, अब महारानी विक्टोरिया यानी आगे से रूल होगा। तो ये मोटा मोटी बात थी 1857 की क्रांति की। हमने थोड़ा सा रफली देख लिया जल्दी, और अब हम आगे पीडीएफ में भी पढ़ लेते हैं ताकि आपका भी समय खराब ना हो। ओके, हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं इन पेजों को, ये पेजों को हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं, इसको ये लो अपने वाला आ गया ना। अब देखो पीडीएफ में लोगो लगा रखा KMIQ जस्ट डू इट। ठीक है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करना भाई। ओके, तो हम इस पीडीएफ में देख लेते हैं ना। 1857 का विद्रोह, इसमें लिखा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। असफल विद्रोह हो गया था क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में नहीं हुआ, ये केवल जैसे मेरठ से लेके दिल्ली, बैरकपुर इन इलाकों में ही हो गया था। पूरे भारत में होता तो ये सफल हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ, जिसने ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। ये विद्रोह ये
विद्रोह के बारे में पढ़ लेते हैं। अब इसमें लिखा है जो भी लिखा है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसने हासिल कर ली। शुरू हुआ ये सैनिक विद्रोह से, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि झांसी की रानी भी इसमें क्रांति करती है। जो इस क्रांति को दबाता हीरोज, झांसी में भी क्रांति रानी लक्ष्मीबाई करती है। हमने पढ़ा कानपुर में वो क्रांति करती है, नाना साहब क्रांति करते हैं, बहादुर शाह जफर क्रांति करते हैं, फैजाबाद में अहमद उल्ला शाह वो क्रांति करते हैं। बहुत से जगह पर सब लोग जो जन भागीदारी वो भी जुड़ गई थी। सैनिक तो कर ही रहे थे, लेकिन बाद में लोग भी इसमें शामिल हो गए थे। विद्रोह कई नाम से जाना जाता है, जैसे सिपाही म्यूटिनी यानी सिपाही विद्रोह, ये तो ब्रिटिश इतिहासकारों ने दिया, लेकिन हमने दिया कि ये भारतीय इतिहासकारों ने बताया था कि ये प्रथम स्वतंत्रता का पहला युद्ध है, जो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा किताब है उसमें लिखी गई है। यानी ये सिपाही म्यूटिनी नहीं है, हम लोगों ने बताया कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। दिख नहीं रहा क्या? पेन थोड़ा सा दूसरा यूज कर लेते हो, ये लो। ओके, आगे चलते हैं। विद्रोह के कारण हड़प नीति विद्रोह के कारण, तो इस पे लिखा गया अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, जिससे अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय पैदा हो गया। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन में बैठने की अनुमति नहीं थी। जो झांसी रानी के जो पति थे गंगाधर राव, उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर वो अपना बेटा जो गोद लेती है दत्तक पुत्र दामोदर राव, तो उसको बैठने नहीं देते अंग्रेज, इसलिए झांसी रानी क्रांति कर देती है। ये लो अब संभालो फिर इसको। डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत के सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा, नागपुर, झांसी जैसे कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया, है ना। और इसमें लिखा है फिर इस जैतपुर, संबलपुर इसको भी ले लिया, हड़प लिया, उदयपुर को भी हड़प लिया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया, जिसे अभिजात वर्ग के हजारों लोग अधिकारी, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए। इस कार्रवाई ने एक वफादार राज्य अवध को असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया। अवध का मैंने पढ़ा था कि वाजिद अली शाह को हटा दिया गया। कैसे? उस पर अंजाम लगाया गया कि आपसे शासन संभल नहीं पा रहे, और उस पर कुशासन का आरोप लगाकर उसको हटा दिया गया। इसलिए जो अवध के जो लोग थे वो भी, मतलब जो बेगम हजरत महल फिर लीड कर रही थी, तो मतलब एक महिला के नाते सिंपैथी लोगों में जारी हुई। सिंपैथी जारी होने के कारण लोगों ने समझा कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, अंग्रेजों ने अच्छा नहीं किया, तो लोगों ने बढ़ चढ़कर क्रांति में भाग लिया एक अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, फिर ये व्यक्तिगत का सिद्धांत हम देखते हैं। ये पूरा होगी वीडियो PDF, फिर आगे देख लेते हैं ना। ये लो व्यक्तिगत का सिद्धांत पढ़ लेते हैं अब। वर्ष 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार व्यक्तिगत का सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीक का सामना किया गया था। इसमें अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान होने पर अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था, अतः शासक की मृत्यु के बाद उसे सत्ता का त्याग करने पर उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था। जैसे अवध, जैसे झांसी में, जैसे सतारा, नागपुर, इन लोगों की क्या था कि इन राजाओं की संतान नहीं होती थी, तो उन लोग जो लॉर्ड डलहौजी अंग्रेजों ने रूल निकाला था कि अब से जो भी गोद नहीं लेगा, जिसके भी संतान नहीं है, उसके बाद में राजा मर जाने के बाद जो भी जागीरें, रियासत है, वो हमारे अंडर में आएगी, हमारी टेरिटरी के अंतर्गत आएगी। ठीक है। इन समस्याओं में ब्राह्मणों के बढ़ते असंतोष को भी शामिल किया गया था, जिनमें से कई लोग राजस्व प्राप्ति के अधिकार से दूर हो गए थे या अपने लाभप्रद पदों को खो चुके थे। अब सामाजिक और धार्मिक कारण पढ़ लेते हैं कि 1857 क्रांति के जो सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे, इसलिए भी लोगों ने क्रांति कर दी थी 1857 की। ठीक है, तो ये भी पढ़ लेते हैं क्या सामाजिक और धार्मिक कारण थे।
सामाजिक और धार्मिक कारण भी पढ़ लेते हैं। देखो, कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार, उद्योग, आविष्कार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यता पर पड़ता था। 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया, तो इसलिए भी लोग नाराज थे। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों की पदोन्नति कर दी जाती थी, है ना। तो ये भेदभाव हो रहा है ना। भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को भी सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। इससे लोगों का संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रहे हैं। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। इसका धार्मिक कारण और सामाजिक कारण ये रहा था कि ये सती प्रथा जैसे कानून लाए थे और ये लोग अपने को ईसाई बना रहे थे, तो लोगों में धर्म के कारण लोग भड़क रहे थे, इसलिए क्रांति को अंजाम दिया गया। और भी इसके कारण हो रहे होंगे। देखो, इस पे लिखा है, सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसे प्रथा को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानूनों को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादी को वो सीधे चुनौती दे रहे थे। यहाँ तक कि रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया। ठीक है, तो ये सामाजिक और धार्मिक कारण रहे इसके, इसलिए लोगों ने अंग्रेजों से नाराजगी थी, इसलिए वो क्रांति कर दिए थे। राजनीतिक कारण पढ़ लिए हमने, सामाजिक और धार्मिक कारण पढ़ लिए। ठीक है, ठीक है। फिर आर्थिक कारण तो भू राजस्व बढ़ा दिया, जमींदारों को परेशान कर दिया अंग्रेज, तो अब क्रांति तो होनी है ही। परेशान करोगे तब क्रांति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनें हाथ से निकल जा रही थी। यह भी इसके कारण रहे थे, आर्थिक कारण। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे। सिपाही किसान वर्ग से था बेचारा। अब आज भी सिपाही वर्ग किसान वर्ग से है ना, आमतौर पर। और वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे, इसलिए किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाही में भी फैल गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ, जिसने विशेष रूप से भारतीय कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया। इसलिए लोग बेरोजगार हो गए। पहले क्या थे कि बुनकर अपने हाथ से बुनकर बनाते थे, फिर लेकिन इंग्लैंड में क्रांति हो गई थी, औद्योगिक क्रांति होने के बाद में यहाँ मशीनें आ गई थी, तो लोगों का जो रोजगार है वो छीन लिया गया। इसलिए लोग परेशान थे अंग्रेजों से, इसलिए क्रांति को अंजाम दिया गया। भारतीय हस्तकला उद्योग को ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी और उसका अपने भारतीयों का माल बिक नहीं रहा था। तो माल नहीं बिक रहा था तो लोग परेशान थे, इसलिए इन्होंने क्रांति कर दी। ठीक है, परेशान लोग क्रांति करेंगे और करेंगे क्या यार, आज भी करते हैं। सैन्य कारण अगली पीढ़ी में ये सैन्य कारण पढ़ लेते हैं हम, जो सैनिक का कारण रहे थे क्रांति होने के। $1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। हमने पहले पढ़ लिया था, सिपाही विद्रोह के मंगल पांडे से शुरुआत की थी। फिर धीरे धीरे मतलब नेता वो लीड करने लगे थे इसको। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाही का प्रतिशत 87% था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। इतना अधिक लोग होने के बावजूद भी अपने सैनिकों को इनसे नीचा माना जाता था, इसलिए सैनिक अपने को भेदभाव के रूप में देख रहे थे। उनके बीच में गुस्सा था, वो गुस्सा 1857 की क्रांति के रूप में फूटा। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था। उसी रैंक का अपने सिपाही और सेम कार्य कर रहे, फिर भी अपने सैनिक को पैसे कम मिल रहे, उसको वेतन ज़्यादा मिल रहे, अंग्रेज अधिकारी को वो भेदभाव कर रहे थे, इसलिए सैनिकों में आक्रोश था। उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी। वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया, जिससे कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। और अपने लोग समुद्र पार जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम लोगों में एक वो ऐसे अफवाह थी या कुछ भी मान लो कि हमें जो समुद्र पार जाएगा जो भी, उससे क्या होता है कि अपना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने लोग भारत में रहना चाहते थे। लेकिन ये अंग्रेज है समुद्र पार जैसे दूसरे देश में
फ्रांस जैसे देश में अपने सिपाही है उनको क्रांति के लिए भेजते थे, इसलिए अपने लोग समुद्र पार जाना नहीं चाहते थे, इसलिए भी अपने सैनिक अंग्रेजों से निराश थे और क्रांति के रूप में वो फिर अंजाम देते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं ना लॉर्ड कैनिंग के बारे में। चार्ल्स जॉन कैनिंग, अब लॉर्ड कैनिंग था उस समय जब 1857 की क्रांति हुई थी, वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 की भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल था। वह वर्ष है वह 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम हुआ। उसने सिपाही जैसे नियुक्त किए, कैम्पबेल जैसे सिपाहियों को नियुक्त किया, और कैम्पबेल जैसे सिपाही योग्य सेनापति हुआ करते थे। ठीक है, तो उसने अच्छे सैनिक नियुक्त किए, इसलिए क्रांति को दबा दिया गया। भारतीय प्रतिशत अधिनियम 1861 पारित करना, जिसने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की, यानी विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। विभागीय प्रणाली का मतलब जो भी कानून मंत्री है वो कानून संबंधी चीजें ही देखेगा, जो शिक्षा मंत्री है वो शिक्षा संबंधी ही कानून देखेगा। पहले इससे पोर्टफोलियो प्रणाली से पहले क्या था कि जो कानून मंत्री है वही शिक्षा के काम संभाल लेता था, सारे काम वही कर लेता था। लेकिन अब जो भी है पर्टिकुलर विभाग जारी किया गया और जो जिसको काम सौंपा गया वो अब वही काम करेगा। ठीक है, व्यक्तिगत के सिद्धांत को वापस लेना, जो 1858 के विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक था। जो व्यक्तिगत का सिद्धांत है, लॉर्ड डलहौजी ने जो विस्तारवादी की नीति चलाई थी, हड़पने की नीति, तो उसको भी ये भी एक कारण था क्रांति होने का। आपराधिक प्रक्रिया संहिता का परिचय, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियम, भारतीय दंड संहिता 1858। अब तात्कालिक क्या कारण रहे थे, तात्कालिक कारण पढ़ते हैं हम। तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस ही थे, जो बंदूक के जो गोली पे के होल पे सुअर और गाय की जो चर्बी होती है वो चर्बी वाली कारतूस के कारण ये तात्कालिक कारण को अंजाम दिया गया, जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। ये भी हम पढ़ लेते हैं। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण सैनिक थे। एक अफवाह ये फैल गई कि नई एनफील्ड राइफल्स के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, ये कारण थे। तो सिपाही को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाही को उनको इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, वही सुअर मुसलमानों के अपवित्र है। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाही ने उनके इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया और विवादित कारतूस वापस ले लिया गया, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर अशांति, तो अब लो या न लो, जो अशांति थी वो फैल चुकी थी। अब तो क्रांति होनी ही थी, पहले ले लेते जब क्रांति होने से पहले थी। जो उस मूवी में दिखाते भी है, जो एक अंग्रेज अधिकारी होता है आमिर खान, उसके साथ बहुत रिक्वेस्ट करता है पर वो मानता नहीं है, तो फिर अशांति तो फैलनी ही थी। मार्च 1857 को नए राइफल के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे अपने आवाज़ उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया। जो लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूसन है उसको वो गोली मार देता है। नतीजा ये होता है कि उसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। इस पर लिखा है ना, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई। 9 मई 1857 को मेरिट में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की सज़ा दी गई। ये जो 85 सैनिक है ये 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के हैं, जो 24 मार्च 1857 को क्रांति करते हैं। उनमें से 90 में से 85 सैनिकों को सजा दे दी गई और फिर ये क्रांति 10 मई से विधिवत रूप से शुरुआत होती है इसकी। ओके, तो हम इसको पढ़ रहे हैं ना, तो ये इसके तात्कालिक कारण रहे कि कैसे स्टार्ट हुई थी, हमने पहले भी पढ़ा था, इससे आपको समझ में आया होगा। ओके, तो हम इसके बारे में आगे देख लेते हैं। विद्रोह के केंद्र, विद्रोह के केंद्र, हाँ अच्छा, विद्रोह के केंद्र गली वाली कॉपी में होंगे। अब विद्रोह देखो कहाँ कहाँ होंगे, विद्रोह सब जगह होंगे। अब तो ये आर्थिक कारण हो गए, सामाजिक धार्मिक कारण हो गया, राजनीतिक कारण से आप लोगों ने भड़का दिया, सैनिकों को आपने भड़का दिया, तो इतने सारे लोगों को आपने निराश कर दिया। राजाओं को निराश कर दिया, जमींदारों को निराश कर दिया, सैनिकों को निराश कर दिया, किसान मजदूर सबको निराश कर दिया। तो अब क्रांति तो होनी है, तो क्रांति विधिवत रूप से शुरुआत होती है। अब देखो किन किन जगहों पे क्रांति होती है। क्रांति होती है लखनऊ में,
ये अवध की राजधानी थी। अवध की पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इसके पति वाजिद अली शाह को दूसरी जगह भेज दिया गया और ये अपने बेटे वर्जिस कादिर के लिए संघर्ष कर रही थी। तो लखनऊ में भी विरोध होता है, फिर कानपुर में भी विरोध होता है। विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। फिर झांसी में भी विद्रोह होता है, रानी झांसीबाई वो करती है, विद्रोह करती है और हीरोज इसको दबाने में सफल होता है। और हीरोज तो बोलता है कि ये जो झांसी की रानी है वो एकमात्र मर्द महिला है क्रांतिकारियों में से। वो तो खूब लड़ी, वो गाना है ना सुभद्रा चौहान का जो कविता है, वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह को नेतृत्व किया क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया, इसलिए ये झांसी में क्रांति होती है। और विद्रोह देखो ग्वालियर में भी होता है, ग्वालियर में तात्या टोपे विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। फिर बिहार में विद्रोह का नेतृत्व करते हैं आरा बिहार, जगदीशपुर में कुंवर सिंह जो एक जमींदार हुआ करते थे। जमींदार को भी अंग्रेजों ने निराश किया था, तो जमींदार भी क्रांति कर रहे थे। 80 साल का बूढ़ा, उसके क्रांति करने के दौरान उसकी बाह पर गोली लग जाती है, लेकिन उसमें इतना जुनून, इतना उत्साह, वो अपने हाथ को काट लेता है और हाथ को काट के भी क्रांति को विधिवत रूप से चालू रखता है। कहाँ पे? बिहार में। ओके, फिर इसको जहाँ पे ये बिहार में क्रांति हो रही थी, इसका नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे। तो कुंवर सिंह का ये जो इसको दबाने वाले था वो विलियम टेलर थे, अंग्रेजी अधिकारी। ओके, इस पे लिखा भी होगा शायद। विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया जो जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने से थे, ठीक है, जो एक जमींदार थे। अब देखो दमन करने वाले आ गए, दमन और विद्रोह को। अब क्रांति को दबाया जाएगा, किन किन लोगों द्वारा क्रांति को दबाया जा रहा है। 2 साल तक चली थी ये क्रांति लगभग। इस पर लिखा गया 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला। 1858 के मध्य तक दबा दिया गया था इसे। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने के बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई। अब देखो कहाँ विद्रोह हुए थे, किस किस जगह विद्रोह हुए थे और किन किन लोगों ने लीड किया था और किन अन्य अंग्रेज अधिकारियों ने जो विद्रोह हुए थे, जो क्रांति हुई थी, उसको दबा दिया। ओके, वो देख लेते हैं। अब ये जो एग्जाम में सवाल आते हैं यही से आते हैं, ठीक है। एग्जाम में जो सवाल आते हैं ना वो यही से आते हैं। थोड़ा सा इसको मिटाते थे हम। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं हम, जो पढ़ रहे हैं अब, हालांकि सारी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट ही थी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एक दिन में जो एग्ज़ाम होती है, ठीक है, एक दिन में जो एग्ज़ाम होती है उसमें जो आते हैं क्वेश्चन। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और इसको दबाया था जॉन निकोलसन ने। जॉन निकोलसन मारा जाता है और हडसन ने इसका नेतृत्व किया था। फिर हडसन को गुस्सा आता है, फिर बहादुर शाह जफर के बेटे को वो गोली से उड़ा देता है और इसको पकड़कर भाई साहब को रंगून भेज दिया जाता है, भाई आज के बाद में इधर दिखना मत। फिर रंगून में इस भाई साहब की मृत्यु हो जाती है 1862 में। ओके, लखनऊ में क्रांति करती है बेगम हजरत महल और इसको दबाया था हेनरी लॉरेंस ने, कैंपबेल ने भी दबाया था इसे। हेनरी लॉरेंस को तो पकड़कर ये लोग आग में डाल देते हैं, क्रांतिकारी सीधा साधा आदमी था। ओके, कानपुर में नाना साहब, जिसे धुंधुपंत के नाम से जाने जाते हैं, और कैंपबेल ने इसको दबाया था। नाना साहब यहाँ से भाग गए थे और नेपाल चले गए थे। झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने किए थे और इसको हीरोज ने दबा दिया था। बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति की थी और कैंपबेल ने, लगभग सारी क्रांति कैंपबेल ही दबाता है लगभग। और लॉर्ड कैनिंग भी अच्छा वायसराय था, तो लॉर्ड कैनिंग ने अपने देख रेख में कैंपबेल को ही दबाने की जो चीज़ें दी थी, यानी दबाने की जो अंग्रेजी अधिकारी को नियुक्त किया था, वो कैंपबेल को अच्छे से नियुक्त किया, तो ये योग्य सेनापति था, इसने आसानी से दबा दिया विद्रोह को। ओके, हम आगे देख लेते फिर। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली ने, कर्नल ओंसिल ने इसे दबा दिया था। ओके, यहाँ पे कर्नल नील भी आएगा, कर्नल नील भी इलाहाबाद में जो लियाकत अली क्रांति करते हैं, कर्नल नील भी इसको दबा देता है। बिहार में कुंवर सिंह ने और विलियम टेलर ने इसे दबा दिया था। कुंवर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया था, बिहार में ये क्रांति हुई थी
और क्रांति आगे बढ़ने से पहले ही बढ़ी तो खूब सारी बढ़ी, लेकिन अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर ने इसे दबा दिया था। अब अपनी क्रांति असफल क्यों हो गई थी, इसके क्या कारण है, क्या कारण होंगे? अच्छे से लीड नहीं किया होगा इन लोगों ने, समय से पहले ही क्रांति हो गई थी। अपने पास लोग भी सही मतलब अच्छे सही से अच्छे नहीं थे, अच्छे होने का मतलब अपने पास जो हथियार होने चाहिए थे वो आधुनिक नहीं थे। ओके, तो इसलिए दब गई थी, है ना। तो ये लो है कि नहीं, हम इसके बारे में पढ़ देते। अब बस थोड़ा सा बचा है ना, तो देख लेते हैं। सीमित प्रभाव, हालांकि विद्रोह काफी व्यापक था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित रहा। साउथ इंडिया तो इस क्रांति में पता ही नहीं चल रहा था, साउथ इंडिया तो था ही नहीं। जो ऊपर है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, जम्मू कश्मीर वो इलाके भी इसमें भाग नहीं ले रहे थे। संपूर्ण भारत भाग लेता तो हम 100 साल पहले ही आज़ाद हो जाते। ये भी एक असफलता के कारण थे। विद्रोह मुख्य रूप से 2 आप क्षेत्र तक ही सीमित था, सिंध, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भाग। बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर, राजपूताना के लोग विद्रोह में शामिल ही नहीं हुए, तो असफल तो होना ही है। दक्षिण प्रांत ने भी इसमें भाग ही नहीं लिया। सारा भारत भाग लेता तो सफल हो जाती, पर भाई नेतृत्व तो नहीं है। वो जफरनाम जो नेतृत्व किया था नाना साहब, वो अच्छे नेतृत्व नहीं कर पाए, क्रांति को दबा दी। योग्य सेनापति थे अंग्रेज अधिकारी, तो दबा दिए गए, तो नेतृत्व अच्छे से नहीं हुआ। विद्रोह में एक प्रभावी नेता का अभाव था। हालांकि नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई आदि बहादुर नेता थे, लेकिन वे समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर पाए। सीमित संसाधन, अपने पास संसाधन नहीं थे। सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार एवं परिवहन तथा संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे, इसलिए विद्रोह के पास हथियारों और धन की कमी थी। विद्रोह के पास हथियारों और धन की कमी थी, जबकि अंग्रेजों के पास सारी सिस्टम था। ओके, इसलिए क्रांति असफल होगी। मध्य वर्गों ने तो भाग ही नहीं लिया, इन लोगों ने तो क्रांति में। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्य वर्ग, बंगाल के अमीर व्यापारी जमींदारों ने तो विद्रोह में भाग ही नहीं लिया, उल्टा भाग तो लिया न लिया, अंग्रेजों की मदद और की। जैसे सिंधिया है, लक्ष्मीबाई है, लक्ष्मीबाई ने सिंधिया को न्योता भेजा था कि हम दोनों मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन सिंधिया तो बोला ना 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 भाई साहब, आप तो अंग्रेजा के साथ ही रहेगा। तो सिंधिया जैसे लोग तो अंग्रेजों की उल्टा मदद कर रहे थे, इसलिए ये क्रांति असफल होनी थी। हम सारे लोग मिलजुल कर इसमें भाग ही नहीं ले रहे, तो असफल तो होना ही था। बड़ी दुख की बात है कि नहीं। फिर दुख की बात है तो हमने 100 साल और सहा अंग्रेजों को, और 100 साल और अंग्रेजों ने शोषण किया। फिर अड़ते अड़ते 1947 में हम आज़ाद हुए। होने को कुछ और ही मंजूर था। आगे देखते विद्रोह का परिणाम क्या निकल के आएगा। अब परिणाम ये निकल के आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से एक सत्ता जाएगी और सीधा ब्रिटिश रूल शासन करेगा इस पर। क्योंकि महारानी विक्टोरिया को पता चल गया था कि भारत में लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से वो जो शासन है वो ले लेती है और सीधा अपने जो ब्रिटिश है वहाँ से रूल करने लेती है। जैसे कंपनी का शासन का अंत कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो 1600 से लेकर 1857 तक अपने शासन पर कर रही थी, शासन कर रही थी, मतलब नेतृत्व कर रही थी अपने देश का। अब जो क्रांति होने के बाद में इस कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना था। यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत का कारण बना। यह विद्रोह अंत का कारण बना। परिणाम में अब देखो क्रांति के क्या क्या परिणाम निकलेंगे। एक परिणाम तो यह हुआ कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसको मतलब शासन करने का अधिकार नहीं दिया गया। अब सीधा जो रूल करेगी महारानी विक्टोरिया करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को लोगों को बोला कि अब तुम शासन नहीं करोगे यहाँ पे। ब्रिटिश राज का प्रत्येक शासन, ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। इसकी घोषणा पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी। भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर भी पड़ा। भारत का कार्यालय देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया था। अब धार्मिक सहिष्णुता, अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करेंगे। ठीक है, वो उन्होंने बोला था कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी इतने दिन जो आपको शोषण कर रही थी धर्म के नाम पे, वो अब नहीं होगा। आपको ईसाईकरण नहीं किया जाएगा। जो ईसाई पादरी यहाँ आ रहे थे, आप लोगों को ईसाई बना रहे थे, वो अब ऐसा नहीं होगा। और तो और जो हड़प नीति है वो भी बंद कर दी जाएगी। सती प्रथा, जैसे सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, इन चीज़ों को बैलेंस रखा गया ताकि लोग भड़के नहीं।
और बढ़ के नहीं तो 1857 जैसी क्रांति और न हो जाए। तो इन लोगों ने समझा, ब्रिटिश जो महारानी विक्टोरिया, इन लोगों ने समझा कि अब अगर दोबारा 1857 जैसी क्रांति हो गई तो अपने को बोरा बिस्तर बांटने पड़ जाएंगे। तो इन लोगों ने हर चीज़ को बैलेंस रखा। वे अब भारतीयों को लुभावने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासनिक परिवर्तन कर दिया इसने। प्रशासनिक परिवर्तन, भारतीय गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद से स्थानांतरित किया गया। भारतीय शासकों के अधिकार को मान्यता दी गई। व्यक्तिगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था। जो लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसको भी समाप्त कर दिया गया 1857 की क्रांति होने के बाद में। कि समझा गया कि जो विस्तारवादी से क्या है कि राजा वे भड़क जाते हैं, इसलिए हड़प नीति को इसने समाप्त कर दिया। अपनी रियासतों को दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। सैन्य पुनर्गठन, सेना में भारतीय सिपाही को अनुपात कम करने और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अपने सैनिक, जैसे पहले सैनिक हुआ करते थे कि 5 भारतीयों पे 1, लेकिन 1857 की क्रांति होने के बाद में 2 भारतीयों पर 1 कर दिया गया। इन लोगों ने 2:1 कर दिया गया। ओके, तो डर लगने लग गया कि यार भारतीय बहुत बुरे, यार बहुत बुरे मारते हैं ये लोग। तो बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए योजना बनाई गई थी। अब निष्कर्ष क्या निकल गया है? 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इससे भारतीयों और राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। इसने 1857 क्रांति के बाद में लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आई, लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई। ओके, फिर इसके बारे में इतिहासकारों का, बहुत सारे इतिहासकारों को मत है। जैसे इन लोगों ने पुस्तक लिखी है, मैंने बताया था कि सबसे अच्छी पुस्तक जो लिखी है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर ने लिखी थी, जो 2 बार पब्लिश हुई थी। एक अपने पक्ष में ही एक और अंग्रेज अधिकारी ने किताब लिखी थी, राष्ट्रीय विद्रोह, कि ये 1857 की क्रांति है ना, ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है इनका। लिखने वाले थे बेंजामिन डिज़रेली, जो बाद में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बने थे, बेंजामिन डिज़रेली। ये तो अपने मत थे, अपने लोगों के पक्ष में हुए थे। और जो अंग्रेज इतिहासकार हुए वो बोल रहे थे कि ये तो एक एल.ई.आर. रीज नामक एक इतिहासकार हुआ, वो बोल रहे थे कि ये धर्मांधों के बीच, यानी धर्मांधों के बीच ये क्रांति हुई है। धर्म में अंधे लोग थे और इन लोगों ने क्रांति की थी। हमने बोला भाई साहब अब बात हरी गलत है, धर्म में अंधे नहीं थे हम। ओके, और एक और जो आउटरॉम टेलर, उन लोगों ने बताया कि ये बर्बरता और सभ्य के बीच में क्रांति है, यानी हम तो सभ्य लोग थे और ये भारतीय, ये क्या है, बर्बर लोग हैं। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे थे, हम तो इनको सभ्य बना रहे थे, लेकिन इन लोग तो, ये तो बर्बर निकले और इन लोगों ने क्रांति कर दी। तो हम भी बताते हैं भाई साहब ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये किताब में ये सब लिखा है, इनके बारे में कटाक्ष किया गया है जो अंग्रेज इतिहासकार हुए थे, कि ये जो आप बताते हो कि सिपाही विद्रोह नहीं था, ये हमारे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक क्रांति थी। ठीक है, तो दोस्त आज इतना ही। ठीक है, मैंने थोड़ा सा बहुत आपको समझाने की कोशिश की दोस्त। तो जो भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना। ठीक है, और लोगों को बताना। ओके, और लोगों की मदद करना। ये तो क्या पेज आ गया, दूसरा कौन सा आ गया? और ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोस्त आज इतना ही। हमने 1857 क्रांति के बारे में बहुत जल्दबाजी में, यानी जल्दी कवर की, ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो, आपको 1 शॉट में ये चीज़ें समझ में आ जाए। लेकिन अगर इसके बारे में 1857 क्रांति के बारे में अगर हम पढ़े तो 4 या 5 क्लास लग जाती है इसके। लेकिन हमने कोशिश की है एक बार में आपको पढ़ा देने की। तो जहाँ भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है तो मैं पहले इसकी क्षमा मांग लेता हूँ। तो आप जो इतना हमें कुछ दे रहे हैं तो बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। आपका प्यार सर आंखों पर दोस्त। मित्र आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।